श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश में तख्ता पलट हुआ। श्रीलंका में वहाँ की जो जनता है, जो आम जनता है, संसद पे धावा बोल दी। सरकार के प्रति इतना गुस्सा था, इतनी नफरत थी, और जो सरकार का रवैया था, तानाशाह रवैया, वो उसको ले डूबी और वहाँ पे सत्ता पलट हो गया। बांग्लादेश आइए, बांग्लादेश में भी यही हाल हुआ। जो वहाँ की सरकारें थी, केवल और केवल अपने तानाशाह के लिए जानी जाती थी, और जो आम जनता थी, न उनकी परेशानियों से मतलब था, न उनके दुख दर्द से मतलब था। जो सरकारें थी वहाँ की, केवल अपनी मौज मस्ती में लगी थी, और जनता पे जो शासन करती थी वो एक तरह से निम्न शासन था। न जनता को सुविधा देना, न जनता की सुख सुविधा में शरीक होना। वहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पे थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। तो वहाँ पे सरकारें, वहाँ पे जो जनता है, उन्होंने सरकार को क्या किया? बदल दिया, वहाँ पे सरकार को हटा दिया। और वहाँ के जो हमारे देश में से एक हसीना भाग के आई, दूसरे देश में आ गई। आइए जो फिलहाल है, हालिया जो घटना है आपका, नेपाल का है। नेपाल में आपने देखा सत्ता पर जो पलट हुई थी, जो आंदोलन हुआ था, वो कितना भयावह आंदोलन था। लोग सड़कों पे उतरे, संसद भवन को जलाया, सचिवालय को जलाया, कोर्ट कचहरी जो मिला सबको जला दिया। इतनी नफरत, इतनी गुस्सा जनता के अंदर भरी थी कि जो संसद को जला दे, सचिवालय को जला दे। क्यों जलाया? आखिर क्या थी उसके अंदर? गुस्सा की वजह क्या थी? उनके अंदर गुस्सा की वजह, जो हालिया वजह थी, वो मीडिया, जो सोशल मीडिया है, उस पर प्रतिबंध। सरकार की, वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। इसकी हालिया वजह है। अगर आप सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा देंगे, सोशल मीडिया से बहुत काम होता है, बातों का आदान प्रदान होता है एक दूसरे का। फिर उसमें स्कूल से संबंधित है, कोचिंग है, ट्यूशन है, मतलब बहुत सारे उससे रिलेटिव क्या हैं, संबंध है उसके सोशल मीडिया पे, और जनता से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ की सरकारें जो थी, सोशल मीडिया को बंद कर दी। ये हालिया कारण है। इससे पहले भी बहुत कारण हैं। वहाँ पे बेरोजगारी, जो नेपाल में है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, और जो तानाशाह रवैया है, वहाँ की सरकार की जो रवैया थी तानाशाह, वो लोगों को भा नहीं रही थी। वहाँ के जो नेता थे, मंत्री थे, विधायक थे, उनके जो लड़के थे, तानाशाह की ज़िंदगी जी रहे थे, और जो गरीब जनता थी वो मर रही थी, खाने बिना मर रही थी, बेरोजगारी से तंग थी। तो ये था जो हालिया कारण था इसका। नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगाए गए प्रतिबंध से युवाओं में गुस्से की आग भड़क गई। काठमांडू से लेकर नेपाल के प्रमुख शहरों में युवाओं ने सड़कों को क्या किया? सड़कों पे उतर गए। जो युवा हैं सड़कों पे
उतर गए, जिसे जेन जी, इस शब्द को ध्यान दीजिए, जेन जी का आंदोलन कहा जा रहा है। जेन जी का आंदोलन कहा जा रहा है। जेन जी का मतलब क्या होता है? इसको जेन जी का आंदोलन क्यों कहा गया? जेन जी का आंदोलन का मतलब है हमारे यहाँ जिस उम्र में मौज मस्ती लड़का करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र के लड़के ने नेपाल की सत्ता को बेदखल कर दिया, नेपाल की सत्ता को बदल के रख दिया। 27-28 से कम उम्र वाले के बच्चे हैं इसमें। इस आंदोलन में 27-28 से कम उम्र वाले के बच्चों ने आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया और वहाँ की सत्ता को पलट के रख दिया। इससे नेपाल सरकार पर संकट गहरा गया। प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? केपी शर्मा ओली, जो अपने देश छोड़ के भाग गए। इस आंदोलन का तत्कालीन कारण भले ही सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हो, पाबंदी हो, लेकिन इसके मूल में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और असमानता थी। दरअसल ओली सरकार पर भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले आरोप लगे थे। इसी साल जुलाई में ओली सरकार में मंत्री राजकुमार गुप्ता का कास्की जिले में भू आयोग की नियुक्ति के लिए 78 लाख नेपाली रुपये की रिश्वत मांगते हुए एक ऑडियो लीक हुआ था। कड़ी आलोचना के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पूर्व सीएम माधव कुमार नेपाल समेत 72 लोगों पर 15 साल पुराने भू स्थानांतरण में केस चलाया गया। आरोप है कि भू स्वामित्व सीमा के उल्लंघन से 18 करोड़ 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आए नेपाल दूरसंचार बिलिंग घोटाले में 18 अफसरों पर मुकदमा चला। इसमें वर्तमान और पूर्व एमडी शामिल हैं। सरकार ने उन्हें 33 करोड़ 4 लाख करोड़ नेपाली रुपए की भरपाई की मांग की। मई में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इमिग्रेशन ऑफिसर पर सीआईएस ने छापा मारा था। इसमें संयुक्त सचिव तीर्थराज भट्टाई को वीजा भ्रष्टाचार और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो ये जो कुछ बड़े बड़े जो मुद्दे थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, तानाशाह का मुद्दा, ये सरकार को ले डूबा। और वहाँ पे जो जेन जी आंदोलन हुआ था, जो हमारे यहाँ बच्चे इस टाइम क्या करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सरकार से उनको लेना देना नहीं होता है, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। हमारे देश में भी बेरोजगारी चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार को तो पूछिए मत, जहाँ देखिए कुछ काम कराना हो तो पैसा दीजिए तो काम होगा, ना तो वो काम लटका रहेगा। तो एक हो गया, 10 साल 20 साल से 5 साल से लोग बीएड बीटीसी करके बैठे हैं। यूपी की बात ले लीजिए, यूपी में 5 साल से भर्ती नहीं आई टीचर की, प्राइमरी टीचर की भर्ती नहीं आई 5 साल से, और 5 साल से बीएड बीटीसी डीएलएड सरकार कराई जा रही है। हर साल 2 लाख 2.5 लाख बीएड बीटीसी डीएलएड करके लोग स्टूडेंट निकल रहे हैं। तो इनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन नौकरी 5 साल से यूपी में बंद है। तो बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है ना, इस पे न सरकार का ध्यान है
न केंद्र सरकार का ध्यान है। तो एक जो हमारे देश में है, ये भी एक मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। जब चुनाव आता है, घोषणा पे घोषणा होती है, 15 लाख देंगे, हर खाते में 15 लाख आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। घोषणा हो गया, चुनाव आया, घोषणा हो गया। अब चुनाव के बाद क्या होता है, सब भूल जाते हैं। जिसने घोषणा किया उसको तो याद ही नहीं, और जो घोषणा को सुना वो भी भूल जाता है कि उसने घोषणा पत्र में क्या किया, चुनाव के समय उसने क्या घोषणा किया था। तो केवल और केवल वोट की राजनीति होती है। एक बार व्यक्ति जीत गया अगर मतलब झूठ मूठ का घोषणा करके, तो वो क्या करता है, अब 5 साल काम करता है कि नहीं करता है। वो 5 साल काम नहीं करता है, 5 साल ये सोचता है, वो दिमाग में एक बनाता है कि हाँ हम अगले साल कैसे जीते। अब वही काम करता है। अगर वो उसको लगता है कि हम नौकरी दे के अगला इलेक्शन जीत जाएंगे तो नौकरी देगा। उसको लगता है नहीं नहीं नहीं, नौकरी देने से हम जीत नहीं सकते। हम क्या करें कि धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाएंगे। तो अब क्या करता है वो 5 साल क्या करता है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाता है। अब धर्म के नाम पे लोग लड़ते हैं और सोचता है, वो व्यक्ति सोचता है कि हाँ ये बात सही है, हम इसको धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, क्योंकि धर्म के नाम पे लोग पागल हो जाते हैं। तो उसने सोचा कि ठीक है, हम नौकरी नहीं देंगे, क्या करेंगे, हम धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाएंगे, क्योंकि धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाएंगे तो हमको वोट मिलेगा। तो क्या करता है, वो धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाता है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाता है, सिख को ईसाई से लड़ाता है, ऐसे लड़ाना शुरू कर देता है। मुसलमानों की आबादी कम है, हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, तो कोई हिंदू और मुस्लिम को लड़ाता है और हिंदू के पक्ष में हो जाता है। हिंदुओं के पक्ष में क्या होता है, वो सपोर्ट कर देता है। तो क्या होता है, अगला चुनाव वो उसको हिंदू दे देते हैं, और क्या करता है, मुसलमान नहीं देते हैं। मुसलमान तो कम है, तो वो हिंदू के नाम पर वो जीत जाता है। ये बात हो गई। अब देखो हिंदू में भी क्या होता है, हिंदू में भी कई कैटेगरी बटी है, हिंदू में भी जातियों में बटा हुआ है। जैसे सिंह, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ओबीसी समाज, क्षुद्र समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब समाज बटा हुआ है। तो जो व्यक्ति हिंदू के नाम पे जीता, उसको वोट मिला, अब वो क्या करता है, जीतने के बाद उसमें भी क्या करता है, उसने भी केवल अपनी जाति के लोगों को लाभ देता है। देना भी हो, लाभ देना भी हो, तो क्या देता है, अपने ही जाति के लोगों को लाभ देता है, अन्य को भूल जाता है। और फिर क्या होता है, फिर चुनाव आता है, फिर वही काम करता है, हिंदू मुस्लिम करता है और फिर वही जीत जाता है। तो उसने सोचा कि नहीं 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 नहीं, अब रोजगार नहीं देना है, क्योंकि मैं हिंदू और मुस्लिम करके जीत जा रहा हूँ, एक जाति से दूसरे जाति को लड़ा के जीत जा रहा हूँ, तो मैं रोजगार क्यों दूँ। उसके लिए क्या है, उसके लिए तो है कि नहीं इलेक्शन जीते, कैसे भी जीते हैं। रोजगार देता है तो वो हार जाता है, विकास करता तो हार जाता है। लेकिन क्या करता है, वो हिंदू और मुसलमान या जातीय या धर्मों के आपस में लड़ा के वो जीत रहा है। जब जीत रहा है तो वो आपको रोजगार क्यों दे, इसलिए वो नहीं देता है, और ये करके वो जीतता रहता है।
इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी हम और आप हैं। जो वोट देने वाला है वो सबसे ज़्यादा दोषी है, क्योंकि उसने तो वोट दिया किसके नाम पे? हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, जाति के नाम पे। उसने विकास के नाम पे तो वोट दिया ही नहीं, बेरोजगारी के नाम पे वोट दिया ही नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वोट दिया नहीं। तो व्यक्ति जो जीत के जाएगा वहाँ पे, तो इन सब से वो उसका वास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो जाति के नाम पे वोट पाया है, धर्म के नाम पे वोट पाया है। तो वो उसी में क्या करता है, फिर जब जीत जाता है तो फिर वही करता है वो। और वोट देते समय लोग दारू पे बिक जाते हैं, रुपए पे बिक जाते हैं, धर्म के नाम पे चले जाते हैं, जाति के नाम पे चले जाते हैं। तो नेता तो गलती कर ही रहे हैं, साथ में जो जनता है, जो समाज है, जो लोग हैं, वो भी गलती कर रहे हैं। अगर आप अच्छे व्यक्ति को चुने जो विकास करे, जो आपको रोजगार दे, जो आपके दुख दर्द को समझे, आप उसको जिताएंगे तो न वो आपके बारे में सोचेगा, समझेगा। आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट देंगे तो वो कैसे समझेगा आपको? तो इसको जगाना है। अगर भारत को वास्तव में विकसित बनाना है, हिंदुस्तान को विकसित बनाना है, विकासशील नहीं विकसित बनाना है, तो हमें जनता को सबसे पहले सचेत होना चाहिए और ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जो विकास करे, जो रोजगार की बात करता हो, जो भ्रष्टाचार की बात करता हो, जो आपके भविष्य की बात करता हो। आप